हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर 2019 सी टेट का जुलाई का पेपर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके अंदर टोटल 30 क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मैथ्स से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी पर अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। वह जाते समय 12 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाती है और आते समय उसकी स्पीड कम हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति आवर हो जाती है। तो हमें सिर्फ बताना था कि इसकी औसत चाल यहाँ पर क्या होगी, ये हमें बताना है। तो हम लोग औसत चाल का यदि फॉर्मूला देखें, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन में a प्लस बी, यानी कि दोनों चाल का गुणा करके 2 से गुणा कर दो उसको, और यहाँ पर नीचे जो है दोनों चाल को जोड़ दो। a पहली वाली चाल हो गई जाते समय और b क्या हो गई आते समय वाली चाल। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना थी। जैसे कि कल वाले सेशन में, कल भी हमने सी टेट का 2019 का दिसंबर वाला पेपर लगाया था, उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था रेलगाड़ी के लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय का। तो आज हमसे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो जाने वाली चाल a की वैल्यू 12 हो जाएगी, b की वैल्यू 8 हो जाएगी और नीचे हम लोगों को जोड़ना है 12 प्लस 8 को। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ वापस से, 2 इंटू 12 इंटू 8, और 12 प्लस 8 कितने होते हैं? 20 होते हैं। इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं 10 बार, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये अगर अपन काटना चाहे तो 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 5 10, अब तो कटेगा नहीं। 12 इंटू 4 कितने हो गए? ऊपर हो गए 48 और नीचे कितना बचा है? 5 बटा है। 48 को यदि 5 से काटते हैं तो 5 नम 45 और 3 बचेंगे। पॉइंट 3 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9.6। तो 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी औसत चाल हो जाएगी। किसकी? मायरा की, जो अपने फ्रेंड के घर गई थी कुछ पैकेट वगैरह पहुंचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस समुच्चय में केवल दूरी मापने के मात्रक है जिससे सिर्फ दूरी मापी जा सकती है? पहला ऑप्शन है मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्ट्ज। दूसरा ऑप्शन है बालिश्त, वर्ष और प्रकाश वर्ष। तीसरा ऑप्शन है बालिश्त, मीटर और प्रकाश वर्ष। या फिर जो है ऑप्शन डी है मीटर, हर्ट्ज और बालिश्त। देखो, यदि आप बालिश्त को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इसे क्यूबिट बोला जाता है, प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर बोला जाता है, और बाकी सब तो इंग्लिश और हिंदी सेम ही होता है। हर्ट्ज को हर्ट्ज ही बोला जाता है और मीटर को मीटर ही बोला जाता है। एक एक को करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है मीटर, प्रकाश वर्ष और हर्ट्ज, क्योंकि ये गलत हो गया क्योंकि हर्ट्ज हमारा ध्वनि के लिए होता है। दूसरा है बालिश्त, वर्ष और प्रकाश वर्ष। अब वर्ष तो समय के लिए होता है तो ये भी गलत हो गया। और तीसरा ऑप्शन छोड़ के फोर्थ देख लेते हैं, मीटर, हर्ट्ज और बालिश्त। अब यहाँ पर सेम हर्ट्ज दे दिया गया, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बालिश्त भी जो हम लोग बोलते हैं हाथ, एक हाथ मापते हैं। ठीक है, तो वो बालिश्त होता है, क्यूबिट होता है। मीटर भी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। प्रकाश वर्ष जो बहुत ज़्यादा दूरी होती है, जैसे कि हम लोग सूर्य पृथ्वी की दूरी मापते हैं तो उसको फिर हम लोगों को प्रकाश वर्ष में मापना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों आंसर यहाँ पर सही हो गए। मैं एक बार आपको बालिश्त वाली जानकारी दे देते हैं कि बालिश्त क्या होता है। देखो, ये सबसे पहले आपको जो दिख रहा है पिंक कलर वाली ड्रेस में जो दिख रही है, ये माप रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक यार्ड को। ये वाली डिस्टेंस यार्ड कहलाएगी। ये हमारी बालिश्त, जिसे हिंदी में बोला जाता है क्यूबिट, या कहोनी से लेकर यहाँ तक की पूरी क्यूबिट बालिश्त होता है। ये पूरा एक स्पान होता है, ये हमारा हैंड होता है यहाँ से यहाँ तक का, और ये पूरा एक पैर, 2 पैर, इस तरीके से हम लोग जो दूरी मापते हैं वो इस तरीके से मापी जाती है। तो आप सारा देख सकते हैं, यहाँ पर यार्ड हो गया, क्यूबिट हो गया, फुट हो गया, हैंड हो गया और स्पान हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल मापने के मात्रक है, दूरी मापने के मात्रक में बालिश्त, क्यूबिट हो जाएगा, मीटर हो जाएगा और प्रकाश वर्ष हो जाएगा। यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें। समीर अपने कंचे गोली को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठ समूहों पर, जैसे कि तनी हुई सेलफोन शीट, दूसरा है कालीन और तीसरा है समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाले घर्षण बल बढ़ते क्रम में किस प्रकार से अरेंज किए जाएंगे? देखो, यहाँ पर कंचे को लुढ़काने की बात हो रही है, तो जो सबसे कम घर्षण वाली होगी या जो सबसे कम खुरदरी होगी उस पर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। और हमसे बोला गया है कि हमें क्या करना है? घर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है, मतलब जिसमें सबसे कम घर्षण है उसको सबसे पहले अरेंज, फिर दूसरे वाले को और फिर तीसरे वाले को, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके पास है। एक तो तनी हुई सेलफोन की शीट है, दूसरा कालीन है और तीसरा हमारा समाचार पत्र है। तो सबसे पहले बात करें सेलफोन शीट में सबसे कम घर्षण होता है, बहुत सॉफ्टली जो है यहाँ पर हमारा जो कंचा है वो इसके ऊपर लुढ़क जाएगा। दूसरा बात करते हैं कालीन। कालीन और समाचार पत्र में से कम घर्षण किस में होगा? समाचार पत्र में। कालीन ज्यादा खुरदुरी होगी तो उस पे जो है कंचा इतने अच्छे से लुढ़केगा नहीं, वो थोड़ी ही दूर जाकर रुक जाएगा। जैसे हम लुढ़काते तो कौन सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा? जो सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा, मतलब कि उस सतह पर बहुत ही कम घर्षण यहाँ पर है। तो सबसे कम घर्षण किस में? सेलफोन शीट में। मतलब या तो आंसर सी सही हो सकता है या फिर डी हमारा सही हो सकता है। उसके बाद देखो, कालीन और समाचार पत्र में से कम घर्षण किस में होगा?
समाचार पत्र में होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सेलफोन शीट, दूसरे नंबर पर समाचार पत्र और तीसरे नंबर पर कालीन। सबसे कम घर्षण इसमें, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा इसमें और फिर उससे थोड़ा ज़्यादा कालीन में है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड रेखिक किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को हम लोग एक्स अक्ष पर निरूपित करते हैं तो कौन सा समय ग्राफ यहाँ पर सही होगा? ठीक है, समय हमारा जो है एक्स अक्ष पर है और वाई अक्ष पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर वेग हो जाएगा। नॉर्मली हम लोग वाई पर ये लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको एक्स अक्ष पर क्या निरूपित करना है? समय को निरूपित करना है। और आप वाई पर क्या कर लोगे? वाई पर आप वेग निरूपित कर लोगे, क्योंकि वेग का ग्राफ बना रहे हो, रेखिक ग्राफ बनाना है और वेग समय बनाना है। तो एक्स पर हमने क्या बना लिया? समय, और वाई पर बना लिया हमने वेग। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया, पहला ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन बोल रहा है, यदि गति, इस गति का दूरी समय ग्राफ एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में होगा, इस गति का वेग समय ग्राफ वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में होगा। तीसरा ऑप्शन हमको बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इस गति का दूरी समय ग्राफ वाई अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा, या फिर इस गति का वेग समय ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। तो देखो यहाँ पर हमें बनाना कौन सा ग्राफ है, पहले वो क्लियर कर लो। हमको बनाना है वेग समय ग्राफ। अब वेग समय ग्राफ है तो दूरी समय ग्राफ को आप हटा दो। एक तो दूरी समय ग्राफ ये गलत हो जाएगा और एक ये गलत हो जाएगा। अब या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा, या तो वो वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा में चलेगा या फिर एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में चलेगा। इसको बनाते हैं हम लोग। चलो यहाँ पर इसको ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं कि किस तरीके से ये पूरा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ पर पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। यहाँ पर हम लोग वेग शो करेंगे और यहाँ पर समय शो करेंगे। अब पिंड कैसी गति कर रहा है? रेखीय गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वो समय के साथ साथ गति करेगा। ठीक है, तो ये किसके समांतर हो जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। पिंड जो है एक्स अक्ष के समांतर गति करेगा, एक सरल रेखी जो सरल रेखीय है उसमें गति करेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि कहाँ पर एक्स अक्ष के समांतर था। ऑप्शन नंबर डी में था कि इस गति का वेग समय ग्राफ जो है एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में होगा। जैसे हमारी एक्स एक्सिस थी उसी के समांतर पिंड का जो है हम लोग ग्राफ यहाँ पर बना सकते हैं। मतलब आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उपोत्पाद नहीं है? पैराफिन मोम होना, कोक होना, बिटुमेन होना या फिर स्नेहक तेल होना। पेट्रोलियम के उत्पाद नहीं होगा, यहाँ पर क्या नहीं होगा? कोक नहीं होगा पेट्रोलियम का उत्पाद। बाकी पैराफिन मोम, बिटुमेन, स्नेहक तेल सारे हमारे पेट्रोलियम के उत्पाद में ही आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु की चम्मच को रात भर रखता है। कक्षा का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप को रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 दर्ज किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों का निरूपण करने की सबसे अधिक संभावना रहती है? आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर सही आंसर करेंगे, क्योंकि आपको याद आ रहा होगा एक दिन हमने पेडागोजी की क्लास की थी, उसमें लाइव डिस्कशन हमने किया था और सभी ने T1 T1 ज़्यादा होगा, T2 कम होगा, इस तरीके से आंसर किया था। वहाँ पर T1 T2 नहीं था, वहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज किया हुआ था कि हमने कुछ 3 अलग अलग शहद, पानी और दूध रखे हुए हैं। तीनों को हम लोग रात को रखते और सुबह वापस चेक करते, कमरे के तापमान पर ही रखा जाता है, तो इनमें सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा हो जाएगा? तो फिर वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था कि सभी समान ही रहेंगे जैसे पहले थे। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम आंसर होगा, क्योंकि बिल्कुल सामान्य तापमान पर ही है, उनको ना ज़्यादा अधिक गर्मी मिली है ना ज़्यादा बहुत कोल्ड टेम्परेचर मिला है, बिल्कुल सामान्य। तो तीनों का तापमान बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही होगा जैसा पहले था। ठीक है, तो तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। T1 बराबर T2 बराबर T3 यहाँ पर हो जाएगा। प्लास्टिक की बोतल, लकड़ी की चम्मच और एक धातु का चम्मच को जो है यहाँ पर रात भर रखा जाता है। प्लास्टिक की बोतल को रखेंगे वैसी ही रहेगी, लकड़ी की चम्मच को भी रखोगे वैसी ही रहेगी, और एक धातु की चम्मच को भी आप रात भर रखोगे। कमरे के तापमान पर, कक्ष के तापमान पर 30 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा है, जैसा रात को रखा है वैसा ही सुबह ही रहेगा, हमेशा वैसा ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। शायद आप सोच ले कि नहीं ये पिघल जाएगा या फिर ये जम जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित जीवों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है? पौधे तो बनाते ही, लेकिन पौधे के अलावा कौन है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है? देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शैवाल है, कवक है, राइजोबियम है या फिर वायरस है। ठीक है, कौन है? एल्गी। शैवाल मतलब होता है एल्गी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकने वाला एक जीव है जिसे कहा जाता है शैवाल। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं, तो अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ध्रुवी भालू के चरम शीत अवस्थाओं के अनुकूलित बनाने में सहायता करते हैं। ध्रुवी भालू की बात हो रही है, पोलर बियर जो होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसके शरीर की विशेषताएं हम लोगों को बतानी। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है, एनसीईआरटी की जो क्विज आती है उसमें पूछा हुआ है, क्लास 8th का क्वेश्चन है, शायद 8th या 7th का है। सफेद बाल, फर, चपटे पेट, त्वचा के नीचे वसा की परत होना। सफेद बाल, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून, त्वचा के नीचे वसा की परत। तीसरा ऑप्शन है सफेद बाल, फर, चपटे पैर, बालों की परतें उनके ऊपर होती है, या फिर सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर और बालों की परतें। तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सफेद बाल। यहाँ पर उसके होंगे, सफेद फर होते हैं, मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं ताकि वो अपना शिकार बहुत अच्छे से कर सके, और त्वचा के नीचे इसके जो होती है वसा की परत होती है जो इसको इतनी ठंड का एहसास नहीं होने देती। एक बार हम लोग सफेद भालू को देख लेते हैं कि किस तरीके का उसका शेप होता है। ये देखिए इस तरीके का, इसके नाखून भी इसी तरीके से रहेंगे ताकि इसका शिकार बहुत आसानी से हो सके, और साथ ही इनको इस ध्रुवीय जो पहाड़ होते हैं इन पर चलने में बहुत आसानी हो। ओके, ये आप देख सकते हैं इतने सफ़ेद इसके फर होते हैं ताकि इसको इतनी ज़्यादा ठंड का एहसास ना हो, क्योंकि ध्रुवीय पहाड़ों पर पूरे समय बर्फ़ गिरती रहती है और धूप जैसा कुछ होता नहीं है वहाँ पर। तो सारी चीज़ें, इनका जो बॉडी होती है उसी के अकॉर्डिंग बिल्ट होती है कि उस वातावरण में भी, उस टेम्परेचर पर भी बहुत आसानी से ये सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमें बोल रहा है कि दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व यहाँ पर पाया जाता है? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, प्रोटीन, विटामिन सी और विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, लोहा, प्रोटीन, आयरन, लोहा और विटामिन डी। तो देखो दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से होते हैं? तो विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो बी और सी आपका वैसे ही गलत हो गया, और लोहा भी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला पोषक तत्व लोहा नहीं है। तो आंसर क्या बचा है? प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी जो है दूध के अंदर, मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्तिरोधी रोगाणुरोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बैंगनी रंग का जो विलियन होता है, पर्पल कलर का जो विलियन होता है, उसके अंदर कौन सी अधातु, नॉन मेटल यहाँ पर पाई जाती है जिसे हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग करते हैं? क्या वो क्लोरीन होता है, क्या वो आयोडीन होता है, क्या वो ब्रोमीन होता है, या फिर वो सल्फर होता है? तो हम लोग एज अ एंटीसेप्टिक के रूप में जो पर्पल कलर का जो विलियन होता है उसका प्रयोग करते हैं। उसका नाम क्या, उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? उसके अंदर आयोडीन पाया जाता है। किस तरीके का दिखता है यहाँ पर अपन देख लेते हैं। देखो जो पर्पल सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयोडीन रहता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, घाव को भरने के लिए इसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का दिखता है, इसका कलर इस तरीके का होता है। एक बार यदि हम लोगों ने इमेज के थ्रू देख लिया तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है, वायु के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? वायु में भार होता है, मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या फिर वायु स्थान घेरती है। देखो एक ही कथन यहाँ पर आपको गलत लग रहा होगा कि मृदा के अंदर वायु उपस्थित नहीं होती है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर वायु के बारे में, हवा के बारे में बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। वायु में भार होता है, जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके बिना जल चक्र होना, वाटर साइकिल होना इम्पॉसिबल है, और वायु यहाँ पर स्थान घेरती है, ये चीज़ भी बिल्कुल सही बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। कि आप ये जो बोल रहे हो कि मृदा में वायु उपस्थित नहीं होती है तो गलत है। स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्रों के अंगों को स्तंभ बी में दिए गए कार्यों से मिलाना है। मतलब कि यकृत का कार्य क्या होता है वो आपको मिलाना है। आमाशय, पित्ताशय और अग्नाशय का कार्य क्या होता है? आप चाहे तो नाम इसके इंग्लिश में देख सकते हैं, लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर या फिर पैंक्रियास। ठीक है, ये चारों नाम इसके इंग्लिश में। अब इसमें से आपको देखना है कि जहाँ प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है किसके अंदर होता है। दूसरा आपका आमाशय, जहाँ पित्तरस संचयित होता है। पित्ताशय के सामने लिखा है शुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। या फिर अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि। तो एक चीज़ आपको पता है, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो हम लोग आंसर करके आते हैं लीवर होती है, यकृत होती है। मतलब ए का आंसर डी है। फिल करके देख लो कि कहाँ पर बैठ रहा है हमारा ए का आंसर डी होना। एक ही जगह बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बैठ रहा है।
ठीक है। तो अब और मिला लेते हैं हम लोग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी कौन सी होती है? यकृत होती है। दूसरे को हम लोग देख लेते हैं, आमाशय में क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। पित्ताशय से डायरेक्ट मिल जाता है आपको, पित्ताशय में पित्त रस का पाचन होता है। अगर सिर्फ ये भी पता होता कि सी का आंसर बी हो जाएगा तो हम लोग एक आइडिया लगा सकते थे कि सी का आंसर बी, मतलब पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाता, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा ही चेक करना होता। तो यकृत का आंसर क्या हो गया? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये हमारी, ठीक है, यहीं से हिंट मिल गई थी। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, पित्ताशय में जो हमारा पित्त रस का पाचन यहाँ पर होता है, और अग्नाशय में क्या हो जाता है हमारा? अग्नाशय में शुद्रांत में जो होता है पाचक रस यहाँ पर मुक्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसको एक बार मैं जूम कर रही हूँ। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय पित्त रस का पाचन, अग्नाशय शुद्रांत में पाचक रस को ये मुक्त करता है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है, और यकृत में क्या होता है? यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, कोशिका के विषय में कौन सा कथन आपको यहाँ पर सत्य लग रहा है वो बताना है। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है, किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, उत्तक मतलब टिश्यू है ना, कोशिका मतलब सेल। तीसरा है, किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, कि सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? देखो, कोशिकाओं के बारे में आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये सभी गोल ही होगी, या फिर इनका साइज सेम होगा, सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा, ये जरूरी नहीं है। किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, ये कथन यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हम लोग टिश्यू के बारे में ये चीज बोल सकते हैं, लेकिन सेल्स के बारे में ये चीज नहीं बोल सकते कि सभी कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो गोल होती है, और ये इनकी समान साइज होती है। जीव में कोशिकाओं का जो आकार होता है समान साइज का होता है, और सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ये एकदम से हमारे सही नहीं है। टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है कि किसी उत्तक की कोशिकाएं समान होती है, या फिर इंग्लिश में देख लो, सेल्स ऑफ अ टिश्यू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर समान होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा में सही मिलान किया गया है? यीस्ट की बात की जा रही है, आलू की बात की जा रही है, शैवाल की बात की जा रही है, और कवक की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यीस्ट को कैसे किया जाता है, इसका जनन पद्धति क्या है, इसका जनन कैसे करवाया जाता है? आलू का कैसे किया जाता है, शैवाल का कैसे किया जाता है, और कवक का कैसे किया जाता है? तो देखो, आपको पता होगा आलू गाजर ये जो सब्जियां होती हैं इनका कायिक प्रवर्धन होता है। मतलब बी का आंसर क्या है? बी का आंसर डेफिनेटली हमारा 1 होने वाला है। यदि एक या दो भी हमें पता है तो हम लोग आसानी से यहाँ पर इन कोड में लगाकर इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ पता है कि आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, या फिर यीस्ट का भी पता है कि यीस्ट का मुकुलन होता है, एक दो चीजें पता है। तो मान लो हमको ये पता था कि आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, तो बी का हमारा यहाँ पर 1 होना चाहिए था। तो देख लो बी का 1 कहाँ पर है? एक में, ये मतलब डायरेक्टली आंसर पता चल गया। या फिर हमें पता था कि यीस्ट का मुकुलन होता है, मतलब यीस्ट का जो पैदावार होती है वो बर्डिंग के थ्रू की जाती है, मुकुलन हिंदी में बोला जाता है, उसके थ्रू की जाती है। तो ए का आंसर डी है, तो ये भी यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल गया था। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी किया था, एक कॉन्सेप्ट भी पता था, तो बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर हो सकता है। शैवाल को कैसे किया जाता है? शैवाल खंडन के थ्रू जन्म लेते हैं, और कवक की जो जनन पद्धति होती है वो बीजाणु के द्वारा होती है, बीजों के द्वारा उनका जनन होता है। तो बीजाणु जनन कवक के लिए ठीक है, शैवाल के लिए हमारा खंडन सही है, यीस्ट के लिए हमारा मुकुलन बर्डिंग सही है, और आलू के लिए हमारा कायिक प्रवर्धन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, अम्लीय वर्षा एसिड रेन, या फिर मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सारी ही प्रभावित करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा कौन करेगी? अब इसमें से हमें यही ढूंढना पड़ेगा कि करती तो सब है, मेथेन करती है, CO2 करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी करती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपक्षय के लिए उत्तरदायी गैस क्या होगी? यहाँ पर CFC होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है वातावरण में, लगभग 82% के लगभग हमारी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, 10% मैथेन पाई जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो 5% पाई जाती है, और जो अदर गैसेज होती है वो 3% पाई जाती है। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है अदर में आ जाती है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है, इतना ज़्यादा ये प्रदूषण फैलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी गैसेस में काउंट की जाती है, प्रदूषक गैसेस के रूप में इसको गिना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? संचारी रोगों या संक्रामक रोगों को ये यहाँ पर निरूपित करता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं? जो फैलते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? क्या रक्त क्षीणता, स्कर्वी, अतिसार और हैजा हो सकता है। दूसरा मियादी बुखार, मलेरिया, रक्त क्षीणता, स्वाइन फ्लू। तीसरा मियादी बुखार, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो।
ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन डी बोल रहा है डायबिटीज़, मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड, मलेरिया और रक्तहीनता। तो देखो क्या आंसर इसका हो सकता है? देखो रक्तहीनता तो होगा नहीं, तो जहाँ जहाँ पर भी रक्तहीनता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एनीमिया उसको काट दो, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये देखो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। हमको एक चीज़ पता थी कि एनीमिया ऐसे थोड़ी फैलता है क्या, तो ये यहाँ पर हमने इसको काटा, इसको काटा और इसको काटा, तो हमें आंसर एक ही मिल गया। मियादी बुखार टाइफाइड फैलता है, संक्रामक रोग या संचारी रोगों के थ्रू फैलता है। स्वाइन फ्लू है, इसमें मलेरिया है, पोलियो है, और जो चिकन पॉक्स आता है और भी हमने देखा है, डेंगू जो होता है वो इसके थ्रू होता है। और भी बहुत सारी बीमारियां, हेपेटाइटिस के ABCDE जो होते हैं वो सारे संचारी रोग के अंदर ही काउंट किए जाते हैं, बहुत तेज़ी से ये फैलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, ये सारे हमारे संचारी रोगों के समूह को निरूपित करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में बिल्कुल सही आपको नहीं लग रहा है? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, या फिर विज्ञान की प्रकृति यहाँ पर स्थिर होती है। देखो ऑप्शन ये नहीं है, ये आपके 4 स्टेटमेंट है और ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं D, B, C और A। अब आपको यहाँ पर पहले तो स्टेटमेंट देखना है कि जो गलत लग रहा है, जो सही नहीं है उसको ढूंढो, फिर आप ऑप्शन पर जाओ। पहला ठीक है क्या? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, इसमें न्यू न्यू चेंजेस आते रहते हैं, बिल्कुल सही है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, इसमें कन्फ्यूजन चलता ही रहता है, न्यू न्यू रिसर्च आती जाती है, पुरानी गलत होती जाती है, फिर पुरानी में और चेंजेस आते जाते हैं। ठीक है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, ज्ञान का निर्माण करता है, तो तीसरा भी ठीक लग रहा है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, ये प्रकृति में यानी कि नेचर में ये कांस्टेंट है क्या वाली चीज़? बिल्कुल नहीं। तो डी वाला ऑप्शन जो है विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। मतलब क्या हमारा क्या हो गया? स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया? स्टेटमेंट डी सही हो गया। अब डी कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होना था? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आप इसको ये वाला 1 ना समझे, ये विज्ञान की प्रकृति स्थिर होती है, ये वाली चीज़ यहाँ पर सही ही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, वैज्ञानिक स्वभाव का, या स्थायी मानस प्रकृति का? एक कॉन्स्टेंटनेस आ जाती है क्या विज्ञान को पढ़ने से? बिल्कुल नहीं। तो पहला निष्पक्ष हो जाना बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाना ये भी बिल्कुल सही है, और एक वैज्ञानिक स्वभाव, एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति आ जाती है, सोच समझ शक्ति उस प्रकार की हो जाती है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, A और D, B, C और D, और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है A, B और C, जो हम लोग बोले थे कि A, B और C सही होना चाहिए। मतलब कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। कौन कौन सी चीज़ें हो गई? वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और निष्पक्ष होकर जवाब देना, ये हमारी इसके अंदर काउंट किया जाता है। किसके अंदर? विज्ञान के द्वारा। A, B और C यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका कैसी होना चाहिए? छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना, या फिर अगला ऑप्शन है उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना। अब देखो A, B, C और D हमको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है? छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर मिले, या फिर प्रश्नों का निर्माण करवा दो, या फिर रटने को बोल दो, या फिर शिक्षण आधारित जो है पूरा शिक्षण टीचिंग के ऊपर बेस्ड हम लोग अधिगम पर्यावरण उसको प्रदान कर सकते हैं। तो या तो A या फिर B सही होगा, C और D तो नहीं लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? तो सबसे ज़्यादा अच्छा जो लग रहा है हमको ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को प्रचुर सीखने के माध्यम, अनुभव यहाँ पर प्रदान किए जाए, तो एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका एक साइंस टीचर के रूप में हम लोग ये यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये वाली एक्टिविटी हम बच्चों को करवाएंगे तो हम लोग एक अच्छे टीचर के रूप में साबित हो सकते हैं। छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव यहाँ पर प्रदान करना। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान की कक्षा कैसी होती है? सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, या फिर विज्ञान के प्रति सच्ची वो होनी चाहिए। तो देखो NCF 2005 जो है वो विज्ञान शिक्षा के बारे में बताता है कि वो बहुत अच्छे से लर्नर के लिए बहुत सही होना चाहिए, उसके पर्यावरण, उसके एनवायरनमेंट के प्रति वो बहुत अच्छी होना चाहिए, और विज्ञान के प्रति अच्छी होना चाहिए, उसमें बच्चों को विज्ञान की बहुत सारी जानकारी मिले। तो A, B और D स्टेटमेंट हमारा सही है। मतलब कि अगेन ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही होगा। A, B और D मतलब पहला सही है, दूसरा सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। शिक्षक के लिए अच्छी हो तो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होगी क्या? तो ये C जो है एकदम से सही नहीं बैठ रहा है, इसलिए हमने C को हटा दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों में वायु प्रदूषण स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना,
ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। अब नीचे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हम लोग बच्चों में वायु प्रदूषण जो है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग एक सर्वे करवा रहे हैं, एक संचालित करवा रहे हैं, किसको, एक सर्वे को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त सीखने के उद्देश्य में रेखांकित क्रियापलक संचालन करना को सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। सबसे अच्छे तरीके से संचालन करना कौन सी चीज हो सकती है? याद करना, मतलब चीजों को याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, बोध करना, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, सृजन करना मतलब क्रिएट करना, अनुप्रयोग करना मतलब कि अप्लाई करना। देखो हम लोग यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ एक सर्वे करने जा रहे हैं। सर्वे मतलब कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक संचालन करने जा रहे हैं। हम लोग बस बच्चों को अवेयर करना चाहते हैं कि वायु प्रदूषण के स्रोतों के प्रति, मतलब वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है, उनको कैसे रोक सकते हैं, ये हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिएट करना, हम लोग सृजन करवाना चाहते हैं बच्चों से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त यहाँ पर हो सकती है? क्या बोला गया है, विज्ञान शिक्षण की बात हो रही है, वही साइंस की बात हो रही है। विज्ञान शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक जो है, सीखने वाला जो यानी कि जो लर्नर है, उसको यदि हमें शामिल करना है तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है, विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना, छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना यदि उन्हें समझ नहीं आता है तो, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, छात्रों के समूह आकलन, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा उनमें पीयर असेसमेंट हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो समूह में कार्य करें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कौन सा तरीका सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा? देखिए क्या इसका आंसर यहाँ पर हो सकता है, देखो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और छात्रों को कठिन बिंदुओं पर देखना, आप देखते से ही ऑप्शन हटा देना। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, कि बच्चा जो है खुद से एक्टिव रहकर आगे करने, मतलब खुद से एक्टिव रहकर आगे आए कार्य करने के लिए। तो ये काम हम कर सकते हैं। और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, छात्रों को डायरेक्ट समूह आकलन में आप लोग डाल दो, पहले उसको सीखने के लिए प्रेरित तो करो, मोटिवेट तो करो, उसको आगे लेकर तो आओ, उसके बाद आप उसको ग्रुप में डाल सकते हो। यदि बच्चे को पहले ही ग्रुप में डाल दिया और वो एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो फिर हमारा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर फर्स्ट, सबसे पहले उसको एंगेज तो करो किसी कार्य में, उसके बाद हम लोग किसी ग्रुप में कोई ग्रुप एक्टिविटी उसके साथ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जाता है? प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, कांच के अंदर प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, पानी के अंदर कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग सिखा रहे हैं। एक समतल प्लेन पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, तो इसको कैसे स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ एक चार्ट बना सकते हैं। सीखने वाले के द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष करना, या फिर संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, बंद उत्तर का इंग्लिश मीनिंग होता है क्लोज एंडेड, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछकर हम लोग उसके आंसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो देखो सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करवा लो। खुद एक्सपेरिमेंट में कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सीखने वाले द्वारा सफेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन की घटना आप देख सकते हो कि सफेद पर्दा हमने लगा दिया है तो इसमें से कितना प्रकाश निकल रहा है। फिर एक लकड़ी का कार्डबोर्ड हमने रख दिया तो उसमें से प्रकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये सारी चीजें बच्चों को सिखाकर हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन होता है, जो हमारी रिफ्लेक्शन थ्योरी होती है, उसको यहाँ पर बच्चों को डिफाइन कर सकते हैं। जब बच्चा खुद से इस एक्सपेरिमेंट को देखेगा, फिर वो खुद से करेगा, तो उसको ये बहुत चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ आएगी। इसके बदले में यदि कि वो एनिमेटेड देखे, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों को आप खुद से एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करती है, या फिर सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करती है। तो विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण करवाना क्यों आवश्यक है? ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विजिट क्यों करवाया जाता है, टूर क्यों लेकर जाता है? इनका संचालन करना बहुत आसान होता है? बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करती है इसलिए ऐसा किया जाता है क्या? या वे सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है? बिल्कुल नहीं। ये अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है कि बच्चा खुद से यहाँ पर जितने कार्य करेगा उतना ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये वाले जो सीटेट के पेपर होते हैं, पेडागोजी बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आती है, तो इससे हमारी पेडागोजी बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा है इस पेपर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है?
देखो, बाल केंद्रित के लिए हम लोग किस चीज़ को अपना सकते हैं? पोर्टफोलियो को, अवधारणा मानचित्रण को, पेपर पेंसिल परीक्षण को या फिर जनरल लिखने को हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। चाइल्ड सेंटर्ड में कौन-कौन सी विधियाँ यहाँ पर हो सकती है? पोर्टफोलियो हो सकता है, बच्चों के सारे रिकॉर्ड डेटा, अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग हम लोग बच्चों की यहाँ पर करवा सकते हैं और जनरल लिखवा सकते हैं। थोड़े-थोड़े बेसिक आइडियाज़ जो भी बच्चों के पास अपने विचार है वो उसको वहाँ पर लिख सकता है। तो ए, बी और डी कर सकते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट को अवॉइड करना चाहिए बाल केंद्रित में, क्योंकि इसमें सिर्फ वो रटा-रटाया ज्ञान लिख देगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जिसको वो आगे बढ़ा सके, जिसका उसकी रियल लाइफ में कोई यूटिलाइजेशन हो सके। तो ए सही है, बी सही है और डी हमारा यहाँ पर सही है। मतलब आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए, बी और डी किस में लिखे हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का अर्थ क्या होता है? सीखने जैसा, या फिर इंग्लिश में पढ़ लो असेसमेंट एज लर्निंग। जैसे हमारे जो सीडीपी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्व आकलन या फिर सत्र आकलन। तो असेसमेंट एज लर्निंग की हम लोग बात करें, मतलब खुद से आकलन करना। एस का मतलब क्या होता है? जैसे खुद से ही आकलन कर लेना। यहाँ पर टीचर खुद का आकलन कर लेता है और जो बच्चा होता है वो भी अपना खुद से ही आकलन कर लेता है कि मुझे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं, मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ें किसको शो करती है? ये चीज़ें स्व आकलन को शो करती है, सेल्फ असेसमेंट को शो करती है। और आपको पता होगा सत्र आकलन या फिर हम लोग योगात्मक आकलन बोले तो वो सत्र के एंड में किया जाता है या फिर सेशन के एंड में किया जाता है। रचनात्मक आकलन जो होता है वो बीच बीच में कर लिया जाता है, जिसे हम असेसमेंट एंड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि विज्ञान में सीखने जैसा, उसके जैसा, तो ये वाली चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती है? स्व आकलन के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है। उसके पर्याप्त संख्या में उसके पास संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में से किसका उपयोग कर सकती है? मतलब वो विद्युत परिपथ बना रही है, उसके पास सारे तार अवेलेबल है, विद्युत के जो तार होते हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसका परिपथ कंप्लीट नहीं हो रहा है और अब तक परिपथ कंप्लीट नहीं होगा। मान लो कि वो बल्ब नहीं जला पाएगी, उसको बल्ब जलाना है, बैटरी वगैरह सब कुछ है, लेकिन तार छोटा सा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर वो किस तार का प्रयोग कर सकती है? क्या वो एक धागे का प्रयोग करके बिजली का बल्ब जला सकती है? क्या वो स्टील का तार प्रयोग कर सकती है? क्या स्टील, मतलब पर्पस ये है कि यहाँ पर धारा किस में प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर दिया, लेकिन मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि इनमें से किस में धारा प्रवाहित होती है और किस में धारा प्रवाहित नहीं होगी? कांच की छड़ में या फिर रबड़ के पाइप में? देखो, रबड़ मोटा धागा और कांच की छड़ में धारा प्रवाहित तो होगी नहीं। किस में होगी? स्टील के तार में धारा प्रवाहित होती है। धारा के सूचचालक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टील का तार। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सही कथन आपको पहचानना है। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा प्रतिबिंब बनाता है या फिर उत्तल दर्पण सीधा भी बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर सही कथन क्या है? अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी बताता है। वो किस पर डिपेंड करता है कि आप वस्तु को कहाँ रख रहे हो। वस्तु को आप बहुत दूरी पर रख रहे हो, अनंत पर रख रहे हो, या फिर वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत पास में रख रहे हो। ठीक है, फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। चींटी का जो डंक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल उसके अंदर पाया जाता है? चींटी जब हमें काटती है तो वो कौन सा हमारे अंदर एसिड छोड़ती है? एस्कॉर्बिक एसिड छोड़ती है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, ऑक्जेलिक एसिड छोड़ती है, या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एसिटिक एसिड वो यहाँ पर छोड़ती है? तो डेफिनेटली वो फॉर्मिक अम्ल को यहाँ पर अपने डंक में रखती है और जब वो किसी को काटती है तो फॉर्मिक एसिड उसकी बॉडी में चला जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉपी पेन शायद यहाँ पर आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड लग रहा है। इस सेशन में आपके 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड थे। कल भी 2 क्वेश्चन थे, एक तो रेलगाड़ी वाला पूछा गया था और एक दिशा ज्ञान वाला पूछा गया था। आज हमसे औसत चाल वाला पूछा गया और आज ये वाला पूछ लिया गया। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने के लिए हमें 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी मान या फिर ऊष्मीय मान कितना होगा? मतलब हमको कैलोरी में ऊर्जा निकालनी, कैलोरी में निकालनी मतलब किलो जूल पर किलोग्राम में निकालनी है। ठीक है, कैलोरी की ऊर्जा कैसे निकलती? किलो जूल पर किलोग्राम में निकलती है। तो इसको हम लोग यहाँ पर फिल करके देख लेते हैं। 1.665 × 10⁸ हमको यहाँ पर दिया हुआ है। हमको इसको भाग किससे लगाना होगा? 3.7 से यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, पूरा करके देखते हैं इसको कैसे बनेगा। ये 3.7 को काट कर देखें तो थोड़ा काट कर देख लेते हैं। 37 को काट लें तो 3 × 5 = 15, ये ज़्यादा हो जाएगा।
4 से कट जाएगा ये, 7 चौक 28, 4 तिया 12 और 2 14, 37 का यदि हम लोग 4 बार गुणा करेंगे तो 148 आएगा, मतलब 4 तो आ जाएगा। 148 और 166 कितना डिफरेंस आ रहा है, और 5 में से 4 गए तो 1 और 1 185 बच जाएगा ये, ठीक है 185 हो जाएगा। अब 18 बच रहे और 5 हमने जोड़ दिया, 18 बच रहे थे, पीछे का 5 हमने जोड़ दिया, मतलब कितना हो गया 185। 37 का पहाड़ा बोलो कि 185 आ जाए और रुक जाना। 7 और 5 35, 5 तिया 15 और 3 18, 37 5 185 होते हैं। मुझे सिर्फ 28 तक ही टेबल आती है, मुझे 37 की टेबल नहीं आती है, इसीलिए सिर्फ ऐसे गुणा करने पड़ रहे हैं। बाकी हमें 40 तक आनी चाहिए, जैसे कि 27 28 तक तो याद हो जाती है क्योंकि स्कूल में रटवाया भी 30 तक जाता है। 31 से फिर आप वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं कि 30 + 7 कितने होते हैं, बहुत अच्छी टेबल है, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको। तो यहाँ पर कितनी बार गया, 45 बार गया, 45 हो गया और 0.45 लगेगा क्योंकि 1 पॉइंट था तो हम लोगों का भाग नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या करा था 0 पॉइंट। अच्छा मैंने ये वाली ट्रिक नहीं बताई थी कि 0 पॉइंट क्यों नहीं लगा। 10⁸ है और 3.7 से हम लोग यहाँ पर भाग लगा रहे हैं, 3 का भाग हम लोग लगा रहे हैं एग्जैक्ट। अगर अपन मानकर चले 3.5 के लगभग का भाग लगा रहे हैं तो 3.5 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये 16 हो गया, मतलब भाग आसानी से लग जाएगा, तो ये 0.45 बन जाएगा। 0.45 × 10⁸ है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 45,000 के लगभग हो जाएगी, और इसको हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये 45,000 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर हो गया, क्योंकि 45 आ गया था और वो 10⁸ है और यहाँ पर किलो जूल दिया हुआ है, तो वो कट पीट कर यहाँ पर 3 पावर उसकी यहाँ बन जाएगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो टोटल इस तरीके से 30 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके बता देना, उसको हम लोग अपकमिंग सेशन जो आएगा ईवीएस का उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, और आप इस सेशन को जरूर से कंप्लीट करें। यदि कोई क्वेश्चन आपका न्यू है तो एक बार और उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत ही न्यू पैटर्न वाले पेडागोजी के क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं, तो बहुत कुछ नया आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। ओके और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के डेली सुबह 6 बजे, इवनिंग में 6 बजे और दिन में 2 बजे आपकी क्लासेस यहाँ पर डेली चलती है। तो एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। दिन में 2 बजे आपका CDP का सेशन है और शाम को 6 बजे आपकी CDP की लाइव क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू।